हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम आपके लिए CDP का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो पेपर 2 के लिए है। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा ताकि आप क्वेश्चंस के लेवल को समझ सकें। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, इंडिया के किस स्टेट से देख रहे हैं, ताकि हमको भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को पहला है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वह अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को व्यवस्थित कर पाए। दूसरा है विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। चौथा है कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। ऑप्शन है ए पहला, तीसरा और चौथा। बी है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सी है पहला और तीसरा। डी है दूसरा और तीसरा। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? आप लोग भी आंसर करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। पहला, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वह अपने मनोभावों और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएँ। और तीसरा है विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? ऑप्शन है ए विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। बी है कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। डी है अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर ध्यान न देना पड़े। यह पद्धति अधिगमकर्ताओं के लिए प्रभावशाली नहीं है क्योंकि एक टीचर ये नहीं कह सकता अपने स्टूडेंट्स से कि वह बाहर जाकर के ट्यूशन पढ़े जिससे उस पर अधिक ध्यान न देना पड़े। वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को ABC तीनों पद्धतियाँ प्रभावशाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवैगिक अवस्था आगे पूरा करना है। ऑप्शन है ए का कोई आपसी संबंध नहीं है, बी की भूमिका नगण्य है, सी का कोई प्रभाव नहीं होता है, डी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवैगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए फिल इन द ब्लैंक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय फिल इन द ब्लैंक वातावरण के। दोनों जगह पर खाली स्थान भरना है। ऑप्शन है ए भयावह और सुसाध्यक, बी प्रतिस्पर्धिक और सुसाध्यक, सी सहयोगिक और प्रतिस्पर्धक, डी प्रतिस्पर्धक और सहयोगिक। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए
बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? ऑप्शन है ए, वे कार्य देना जो बहुत सरल हो। बी, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कराना। सी, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। डी है, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए हम बहुत सरल कार्य नहीं दे सकते, हम बार बार प्रतियोगिताएं भी नहीं करा सकते और कार्य को पूर्ण करने पर बल नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक बच्चा सीखेगा नहीं तो पूर्ण करके क्या करेगा। जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे होते हैं तो अध्यापक उन्हें पाठ उपलब्ध कराते हैं। पाठ जैसे कि कोई वस्तुएं होती हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं और कुछ प्रभावशाली पद्धतियों के माध्यम से विद्यार्थियों को अधिगम कराया जा सके और उन्हें अभिप्रेरित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण यानी छानबीन की लालसा होती है। बी, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। सी, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। डी, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते हैं और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। इसमें कह रहा है बच्चों के चिंतन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। कह रहा है बच्चे प्रत्ययों को स्वयं सोच नहीं सकते हैं और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। बिल्कुल गलत है। बच्चे स्वयं से सोच सकते हैं और अपने आसपास की वस्तुओं को जानने की जिज्ञासा भी होती है और अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सिद्धांतों की रचना भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम एक और प्रक्रिया है। यहाँ पर ब्लैंक्स फिल करना है। ऑप्शन ए, सरल और रैखिक। बी, जटिल और सक्रिय। सी, जटिल और निष्क्रिय। डी, सरल और व्यक्तिगत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जटिल और सक्रिय। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को चाहिए। क्या चाहिए? ऑप्शन ए है समझना, बी अनदेखा करना, सी टालना, डी उपेक्षित करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, समझना चाहिए। यहाँ पर समझना फिल किया जाएगा। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को समझना चाहिए, न कि अनदेखा करना चाहिए, टालना चाहिए और उपेक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक फिल करना है। कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए, पाठ्यपुस्तक केंद्रित। बी, व्यवहारवादी। सी, अध्यापक केंद्रित। डी, प्रगतिशील। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रगतिशील। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। आगे ऑप्शन ए है, साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। बी, सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। सी, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। डी, कह रहा है निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय
इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बच्चों का विद्यालय में असफल होना यह निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि विद्यालय की असफलता है। अगर बच्चे विद्यालय में असफल हो रहे हैं तो उनमें आनुवांशिक पैदाइशी कमियां नहीं होती हैं। हाँ, अगर बच्चा असफल हो रहा है, एक बच्चा असफल हो रहा है, तो उसमें हो सकता है कि पैदाइशी कमियां हों। बच्चों के असफल होने पर बच्चों को विद्यालय से बाहर नहीं निकालना चाहिए। बच्चों के असफल होने में अभिभावकों का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी बच्चों के अभिभावक भी अनपढ़ होते हैं, कोई सहायता नहीं करते हैं, फिर भी बच्चा सफल होता है। सी कह रहा है वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे भी सफल होते हैं और विद्यालय में टॉप करते हैं। उन बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से आगे का कंप्लीट करना है। ऑप्शन ए है बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बी है बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न यानी रुकावट पैदा करते हैं। सी कह रहा है बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। डी बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। पहला ए कह रहा है बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। ये गलत है। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से ध्यान भंग नहीं हो सकता है। प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति भी उत्पन्न नहीं होती है जिससे रुकावट पैदा हो, और बच्चों में भ्रांति उत्पन्न नहीं होती है जिससे अधिगम में हस्तक्षेप करती हूँ। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने से और सहायता करने से बच्चे में चिंतन प्रक्रिया का विकास होता है और वह आकलन भी करते हैं कि उनका ज्ञान कौशल कितना है और उच्च स्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय ऑप्शन ए है प्राथमिक कारक है, बी द्वितीयक कारक है, सी की कोई भूमिका नहीं है, डी की बहुत कम भूमिका है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीयक कारक है। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय एक द्वितीयक कारक है और पहला परिवार है। प्राथमिक कारक परिवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। ऑप्शन ए हावर्ड गार्डनर ने, बी लॉरेंस ने, सी जीन पियाजे ने, डी लेव वाइगोत्स्की ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटकों के कारण होता है, बी विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है, सी बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, डी संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में सुनिश्चित समय से होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। विकास के विषय में सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन ए पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, बी वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास,
सी प्रतीकात्मक खेल का उभरना, डी तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आगे पूरा करना है। ऑप्शन ए संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। बी प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। सी निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। डी केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ऑप्शन ए है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, बी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, डी दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास, डी सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन डी सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बाल्यावस्था की अवधि में विकास। ऑप्शन ए में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, बी अनियमित और असंबद्ध होता है, सी धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, डी बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। ऑप्शन ए है वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, बी है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, सी है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क अधिक कुशल वाले समकोण की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है, डी है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी निकटस्थ विकास का क्षेत्र है जो है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क अधिक कुशल वाले समकोण की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। ऑप्शन ए है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है, बी है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। ऑप्शन सी बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, डी है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।